तो गाइस लेकर आ चुका हूँ एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक देखा था कि हमारे एमसी ने पिकाचू को इस डीमन की तरफ फेंक दिया होता है ताकि वो अपने बिजली के झटके से उसे मार सके। ये देखकर डीमन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और देखकर कहने लगता है कि अबे ये क्या बवासीर फेंक दी तूने मेरी तरफ। और तभी मुर्गा उसे देखता है और उससे कहने लगता है कि ये जो मूव हमने इस वक्त दिखाया इसको, मुझे लगता है कि इसकी पावर इतनी तो होनी चाहिए कि वो 6th लेवल के डीमन एम्पर को पूरी तरीके से तबाह कर दे। यहाँ तक ये सिर्फ थोड़ा ही उस पर परफेक्ट डालने के लिए कामयाब रहा। आखिरकार इस बंदे का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आया ये बंदा। और तभी जो लड़की हमारे एमसी से फाइट करने के लिए काफी तो उत्सुक होने में लगी हुई थी और अभी तक इस डीमन से फाइट करने में लगी हुई थी, वो भी वहां से आ जाती है और उससे कहने लगते कि अब मुझे सब कुछ धीरे धीरे करके याद आने में लगा हुआ है इसके बारे में। जो अजीब तरीके का ऑरा महसूस होने में लगा हुआ है, इसकी बॉडी पर इस तरीके से हॉर्न्स यानी कि सिंग उगकर आ चुके हैं और इतनी ज्यादा टफ बॉडी। मुझे लगता है कि मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा है और हम सभी के सभी लोग इन्हें डीमन क्लैन के नाम से भी जानते हैं। ये बात सुनने के बाद मुर्गा काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि डीमन क्लैन, क्या तुम कहना चाहती हो कि ये डीमन क्लैन यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है? क्या यहाँ पर एंशिएंट टाइम्स में सभी के सभी डीमन क्लैन वाले लोगों को इस वर्ल्ड से बाहर नहीं फेंक दिया गया था? ये बात सुनकर लड़की की उसका जवाब देती है और उससे कहने लगती है कि इसी तरीके से तो एंशिएंट बुक्स में डिस्क्राइब कर रखा गया था। और ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि इस समय पर और इस जगह पर ये यहाँ पर अपेयर होने में लगे हैं। तो मुर्गा उससे कहता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस रियलमी के बीच में कोई क्रैक आ गया हो जिससे कि वो यहाँ पर आने में कामयाब रहा, क्योंकि एक जो ग्रेट कल्टीवेटर है वो इस तरीके से मारा गया और उसकी बॉडी के अंदर से एक डीमन चाइल्ड का जन्म हुआ। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी और कहानी पकने में लगी हुई है और दूसरी तरफ उनकी फाइट चलने में लगी हुई है। शीशान उसे कितना ही मारने की कोशिश कर ले पर उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण फाइट करते करते वह भी एक समय आता है कि वो थक जाता है बुरी तरीके से। तो डीमन उसकी ये हालत देखकर उससे कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी थक चुके हो, अब मेरी बारी है अटैक करने की। लेकिन शीशान इस मौके का फायदा उठाता है और उसके हाथ से उसके चाकू को उसके डैगर को नीचे गिरा देता है। लेकिन पता चलता है कि वो डैगर तो वहीं पर घूमने में लगा हुआ है और फटाक से वो अपने डैगर को कंट्रोल करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से और शीशान की तरफ थ्रो कर देता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। जब उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है तो शीशान किसी तरीके से उसे डॉज कर और अपने आप को बचाने के लिए अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और इतनी ज्यादा देर तक डॉज करने के बाद वो डीमन उस डैगर को वापस बुलाता है ताकि वो एक बहुत ही ज्यादा भयानक और बड़ा अटैक कर सके उस पर, जिसे देखकर शीशान भी काफी शॉक हो जाता है और सरप्राइज होते हुए उसको देखकर बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए वही लड़की आ जाती है जो कि उससे फाइट करना चाहती है और वो अपने पास जो आर्टिफैक्ट होता है उसका इस्तेमाल करती है उसे बचाने के लिए। लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसका एक आर्टिफैक्ट उसे झेल नहीं पाता और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर वो मन ही मन में काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि यहाँ तक कि इसका पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ तक कि मेरे जो मिड हेवन ग्रेड का आर्टिफैक्ट है वो भी इसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्राइक में तोड़ दिया है। वाओ। अब जबकि इसके पास इनसे फाइट करने का कोई भी तरीका नहीं है तो वो शीशान को लेकर वहां से भागना चालू कर देती है और सभी की सभी पूरी की पूरी गैंग अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और बताती है कि हमारा जो अपोनेंट है वो डीमन क्लैन का बंदा है, हम लोग इसे इतनी आसानी से नहीं झेल सकते, ये हमारी पावर लेवल से बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ हमें उस गुफा टॉम पर दिखाया जाता है जहाँ पर उस टॉम में से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और जितने भी कल्टीवेटर्स टॉम में फंसे होते हैं वो बाहर निकल पड़ते हैं और जब उनकी हालत दिखाई देती है तो वो बहुत ज्यादा खराब होती है, पूरे खून से सने हुए। और ये बंदा इतना ज्यादा गुस्से में होता है जुआंग शीशान चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। हमारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हुई कि मेरे पास जो सीक्रेट टेक्निक थी उसका मैंने इस्तेमाल किया था ताकि हम बचकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। अब तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम सभी के सभी लोग मुझे फॉलो करोगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बंदे को मैं अपने हाथों से मारूंगा। और वो शीशान का पीछा करते करते सभी के सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं और फाइनली वो बंदा उसे ढूंढने में कामयाब भी रहता है। लेकिन जब सामने वो शीशान और उसकी टीम को भागते हुए देखता है तो वो काफी शॉक होता है और खुश भी, और तुरंत चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे चंगुल से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन शीशान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वहां से उसे इग्नोर कर भागना चालू कर देता है। ये बात इसको पसंद नहीं आती और कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से इग्नोर करने की। लेकिन तभी अचानक से वो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना ऑरा महसूस करता है उसके पीछे से और कहने लगता है कि इतना ज्यादा भयानक किलिंग इंटेंट ये कहां से आने में लगा है। लेकिन जब वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो पता चलता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उसकी तरफ आने में लगा है, जिससे बचने के लिए वो अपने आप को वहां से डॉज करता है क्योंकि वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग सावधान रहो। लेकिन उनमें से एक बंदा जो कि उसके पीछे खड़ा होता है वो उसे डॉज करने में नाकामयाब रहता है, जिसके कारण उसको वह अटैक लग जाता और उसका वहीं पर नमो नमो हो जाता है और मरने के बाद उसका
टोकन टूटने के बाद वो बंदा बाहर आकर गिरता है उस रियल में, लेकिन पता चलता है कि बाहर आने के बाद भी उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, जिसको देखने के बाद बाहर जितने भी लोग हैं उसे देखकर काफी शौक होते हैं और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली में एक बंदा मर चुका है, लेकिन कैसे। तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगती है क्या जो लाइफ सेविंग फॉर्मेशन थी वो कंपटीशन में जेट टोकन जो हमें दिया गया था वो एक्टिवेट नहीं किया गया था क्या इसका। तो सुपरवाइजर उससे कहने लगती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि जो फॉर्मेशन है जो हमने उसको दी थी वो सच में काम की गई थी। जिसको देखकर सेक्ट मार्शल पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार ये बंदा तो मरा कैसे। तो सुपरवाइजर उसे बताती है और उससे कहने लगते हैं कि जो इस जो घटना हुई है इससे साफ साफ ये बात पता चलती है कि ये अटैक इस बंदे ने झेला है, जिसने भी इस पर जो अटैक किया है वो काफी ज्यादा फास्टर था जिससे पहले कि इसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो पाए। लेकिन जो एक कल्टिवेटर है बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन चल क्या रहा है आखिरकार इस रियलमी के अंदर, आखिरकार हो क्या रहा है जो कि ये सब घटनाएं हो रही हैं। और तभी वापस से रियलमी के अंदर जाते हैं तो वहां पर उनका साथी पूरी तरीके से मारा जा चुका होता है और सिर्फ खून ही बचा रहता है, जिसको देखकर शीशान भी काफी घबरा जाता है और कहने लगता है क्या ये वाकई में मारा जा चुका है। ये भी इस बात को सुनकर काफी कंफ्यूज देखकर और कहने लगता है कि अगर मेरा जजमेंट बिल्कुल सही है तो मुझे लगता है कि जिससे पहले कि ये टेलीपोर्ट हो पाए उससे पहले ये बंदा मारा जा चुका था। तुम बास्टर्ड कहीं के, आखिरकार तुम हमारे लिए क्या नई परेशानी लेकर आ चुके हो जिसे हम लोग बचकर भी नहीं भाग सकते। जिसको देखकर शीशान उससे कहने लगता है कि इस समय पर जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारी जो पुरानी दुश्मनी है हम उसके बारे में भूल जाएं और हम एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का सामना करें, सिर्फ तभी हम यहाँ से जिंदा जा सकते हैं। ये बात सुनकर ये बात भी बिल्कुल इसे हजम नहीं होती, लेकिन जब ये सोचने में लगा ही होता है तभी पीछे से वो डीमन आता है और अपने ऑरा खतरनाक ऑरा को रिलीज करता है, जिसको देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंज तरीके का ऑरा आखिरकार ये है कौन। और तभी वो डीमन एंट्री मारता है वो भी अपने बढ़िया से पोज में, और आकर उससे कहता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मेरे लिए आ चुके हैं ताकि मैं एक साथ उन्हें मार सकूं। तो ये पूछता है आखिरकार आप ये कौन है यार, क्या ये यहाँ पर हमारे लिए पार्टिसिपेटर है, क्या इसने भी हमारी तरह ही पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में। तो शीशान उसे एक्सप्लेन करते हैं उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल तुम्हें सच सच बताऊं तो ये बंदा डीमन क्लैन का बंदा है, इसने ग्रेट कल्टीवेटर की जो कॉप्स है उसकी डेड बॉडी है उसका इस्तेमाल किया था अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। ये बात सुनकर इसे काफी शौक लगता है और कहने लगता है कि डीमन क्लैन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसका जूनियर ब्रदर आता है और उससे कहने लगता है कि जो डीमन क्लैन है मैंने इनके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो फेरी भी इसे देखकर कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार जो डीमन क्लैन के लोग हैं वो इस जगह पर कैसे आए और क्या करने में लगे हुए हैं। तो डीमन उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है तो अब यहाँ से तुम जिंदा जाने के बारे में तो भूल ही जाओ, तो यही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और अपनी नाइफ को उनकी तरफ शूट करने के लिए रेडी होता है और जैसे ही उसका डैगर वो देखता है तो कंफ्यूज होते है, उससे क्या लगता है कि डेफिनेटली इसे देखकर पता चलता है कि जो डैगर इस बंदे के हाथ में है वो कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो डीमन अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है और हेवनली डीमन शेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही जोरदार रेक बीम छोड़ता है जिससे कि आसपास का पूरा इलाका डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है और सभी के सभी लोग उसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होते हैं। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए एंडलेस स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है और फेरी यहाँ पर 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना बेल बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करती है। अब जबकि हमारे एमसी के पास कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है तो वो रैपिड फायर इंच पंच का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो फोर्स को डायरेक्ट कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन बाकी के जो नॉर्मल पार्टिसिपेट होते हैं वो बिल्कुल भी बच नहीं पाते उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक्स और सभी के सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं उस जोरदार धमाके के साथ। तभी सेक्ट मास्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पर इस सिगरेट रियलमी को बंद करने का कोई तरीका नहीं है कि आपके पास। तो सुपरवाइजर से बताते उससे कहने लगता है कि एक बार जो सिगरेट रियलमी चालू हो जाए तो इसे बीच में रोका नहीं जा सकता जब तक समय खत्म नहीं हो जाता। ये बात सुनकर बाकी एल्डर्स पूरी तरह से भड़क जाते हैं और उससे कहने लगता है कि इसका मतलब हमें सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, आखिरकार हमारे डिसिपल्स का क्या होगा अगर वो वहां पर मारे गए तो। जब इतना प्रेशर सुपरवाइजर पर आने लगता है तो वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है सभी को शांत करने के लिए। इतना प्रेशर देखकर वो एल्डर शांत हो जाता है और मन में कहने लगता है कि इतना ज्यादा इंटेंस और प्रेशर इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस एग्जामिनर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और सेक्ट मास्टर ही मन में सोचते हुए कहने लगती है ये जो व्हाइट रॉब्ड स्वॉर्ड सेंट है जुआन जी इसकी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा है, ये बात तो साबित हो चुकी है। अब चलो मैं अंदर जाता हूँ और इन्वेस्टिगेट कर देखता हूँ कि आखिर क्या हो रखा है वहाँ पर। और जैसे ही वो वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करने लगता तभी एग्जामिनर भी उस बैरियर के अंदर नहीं जा पाता और वो बैरियर उसे वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे कि उसे बहुत ज्यादा शॉक होता है ये बात पता चलती है। तो और आसपास के एल्डर भी देखकर उसे शॉक होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये तो फेल्ड हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ जो सीक्रेट रियलमी है उसके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता जैसा कि हमने उम्मीद की थी। जो जो
बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो एंटर ही नहीं कर सकते इसके अंदर। तो एल्डर उससे कहने लगता है कि जो लोअर कल्टीवेशन स्टेज के लोग हैं उन्हें अंदर जाने की कोशिश कर देखने दो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो एग्जामिनर उससे कहने लगता है कि नहीं, अगर मैं भले ही किसी तरीके से इन रूल्स को रेजिस्ट करके अंदर जाने में कामयाब रहे तो अंदर जाकर भी उन लोगों को कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि इस चीज की रियलमी के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि इसके रूल्स के लिमिट्स को बहुत ही ज्यादा लिमिट तक पहुंचा दिया है, बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया है, जिसके कारण इसका सप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बीइंग है, जो भी बंदा है वो काफी पावरफुल है। और इस बंदे की पूरी तरीके से मार पड़ रही होती है इधर, और उधर से मार खाने के बाद कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि अगर कर तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम एग्जैक्टली उसी तरीके के अपोनेंट हो जो अपोनेंट मैं हमेशा ढूंढते हुए आ रहा था, और अब तुम मेरी मदद बनोगे, तुम वो रास्ता हो जहाँ पर बैटल करने के बाद मैं पावरफुल बनूंगा। ये बात सुनकर डीमन उससे कहने लगता कि ओह, तो तुम सच सच में मुझ जैसे बंदे से मिलना चाहते थे अभी तक, और तुम वाकई में मरने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक क्यों रखे हो भाई। जब दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। तो डीमन उससे कहने लगता है कि इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मिड हेवन ग्रेड की स्वॉर्ड है, लेकिन तुम अभी भी मेरे अटैक को झेलने में कामयाब रहे, मानना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हारा जो कंपेनियन आर्टिफैक्ट है, क्या पॉसिबल हो सकता है कि तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। बंदा कहने लगता है कि बिना तुम्हारे इस डैगर के तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ इस डैगर के हिसाब से ही मुझसे झेल पा रहे हो, वरना अभी तक तो मैं तुमको कब तक निपटा चुका होता। जब दोनों की बकवास चली रही होती तो दोनों के दोनों दूर हट जाते हैं एक दूसरे से, और दूर हटने के बाद डीमन उससे कहने लगता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अभी तक अपनी इस सिचुएशन को रियलाइज नहीं किया है कि तुम किस जगह पर फंसे हो और मैं कौन हूँ। तो वो अपनी डैगर को नीचे फेंक देता और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अब तुम मुझसे डायरेक्ट चैलेंज करना चाहते हो तो ठीक है, तुम आ जाओ, तुम लिटिल रेड हेड कहीं के, मैं भी तो देखूं तुम मुझसे कितना जीत पाओगे। जिसको देखकर ये बंदा कहता है कि डैम इट, ये तो मुझे डायरेक्ट चैलेंज करने में लगा हुआ है। अब लगता है कि मेरे पास अपनी फ्लेम सन स्वॉर्ड क्यू का इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और वो एक पावरफुल टेक्निक उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे कि वहां पर एक आग का बवंडर बन जाता है और डीमन चारों तरफ से घिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी खरोच नहीं आती और कहने लगता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो। तो ये लड़की इतना पावरफुल अटैक देखकर उससे कहने लगती है कि यहाँ तक कि मिड बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के स्वॉर्ड की क्यू का इस्तेमाल कर भी इस डीमन को चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। क्या ये डीमन की जो फिजिकल बॉडी है वो टेरिफाइंगली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है क्या। लेकिन ये बंदा अभी भी हार नहीं मानने को तैयार है और अपनी आइस ट्रू क्यू का इस्तेमाल करता है उससे फाइट करने के लिए, और देखता है कि पहले आग और अब बर्फ। देखते हैं कि आखिरकार अब इसके साथ क्या होने वाला है, जिसे देखकर ये समझ जाता है शीशान, और उससे क्या लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर तुम उसे जल्द से जल्द गर्म फिर ठंडा, गर्म फिर ठंडा और हाई टेम्परेचर पर ऐसा करते हो तो वो चीज भी क्रैक होना चालू हो जाएगी। और वैसा ही यहाँ पर दिखता नजर आता है हम सभी को, पूरी तरीके से वो जम जाता है और इसकी बॉडी ट्रकना चालू हो जाती है, जिसको देखकर ये भी शॉक होते हुए क्या लगता है क्या ये ट्रिक वाकई में काम कर रही है। लेकिन पता चलता है कि वो डीमन काफी पावरफुल होता है और वो ट्रिक उस पर काम नहीं करती। तो डीमन उससे कहने लगता है कि बस तुम इस तरीके की दिखाई वाली ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो मेरे खिलाफ। अब रेड हेड वाला बंदा मानता कहाँ है, और वो अपनी एंडलेस स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो किसी तरीके से इसकी गर्दन को काट सके, और उसको चोट पहुंचाने में भी कामयाब रहता है थोड़ा बहुत। इसके अटैक के कारण आसपास इतना ज्यादा विंड प्रेशर जनरेट होता है कि आसपास के पत्थर भी टूट जाते हैं और इस बंदे रेड हेड की स्वॉर्ड उसकी गर्दन में फंस जाती है, लेकिन फिर भी इसकी गर्दन को काटने में नाकामयाब रहता है ये बंदा। और फिर उसके बाद डीमन उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुम जो स्लैश का भी इस्तेमाल किया था वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन तुम बस इतना ही कर सकते हो। और एक जोरदार पंच रेड हेड गाय के पेट में मार देता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है इसके कारण। और उसे मारते हुए डीमन उससे कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ तुम्हारे लिए, भले ही तुमने मुझे चोट पहुंचा दी है वो काफी ज्यादा सरफेस है, लेकिन मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक से वो डीमन जब अपने इस घाव को देखता है तो पता चलता है कि वो तो हील ही नहीं हो रहा और उसमें से अजीब तरीके की एनर्जी निकलने में लगी हुई है, और कंफ्यूज होते हुए क्या लगता है कि ये जलने में लगा हुआ है। इसको देखकर शीशान शॉक होते हुए उससे क्या लगता है कि ये जो अटैक था अभी अभी जो प्रीवियस स्लैश ने इस्तेमाल की थी उसके कारण है, और उसका प्रोत्साहन बढ़ाते उससे क्या लगता है कि ये ट्रिक काम कर रही है, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम अपनी पावर आउटपुट को और भी ज्यादा बढ़ा दो और अटैक करो। लेकिन पता चलता है कि इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो मूव भी नहीं कर सकता, और मन ही मन में गालियां देते कह रहा होता है ये कमीना बासठ कहीं का, देखने में भाई तुझे पता भी है कि इस एक स्ट्राइक को करने में मेरी पूरी दम निकल गई और पूरी खत्म हो गई पावर, और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो डीमन इसे देखकर मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम्हारी ये ट्रिक वाकई में वर्क कर रही है, काम कर रही है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार जो असली स्लैश होती है वो कैसी दिखाई देती है। और तभी वो अपने उस डैगर का इस्तेमाल करता है रेड हेड वाले बंदे पर अटैक करने के लिए, वो भी फुल फोर्स से, और वो अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकता है, जिस धमाके के कारण आसपास की स्लैशेस बहुत ज्यादा तेज निकलती हैं और हर तरफ से धुआं ही धुआं होता है। फेरी किसी तरीके से अपने आप को बचाती और मन में सोचते हुए कहने लगते, इसको देखकर लगता है कि जो जियान व्यूजुए है वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता, सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। तो वो अपनी इनविजिबल टेक्निक का इस्तेमाल करती है कि वो यहाँ से डिसअपेयर होकर निकलने पहली फुर्सत में अपनी जान बचाकर, लेकिन हमारा चिकन भैया उसे माइन मुर्गा उसे नोटिस कर लेता है और उससे कहने लगता है कि जो वूमन है, जो लड़की यहाँ पर थी जुआन या सेट की, वो डिसअपेयर हो चुकी है।
तो लिटिल मून इसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगती है कि हमें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। जब वो स्वॉर्ड सेट का बंदा है वो भी इसे नहीं संभाल सकता, तो तब तक ये इसे समय निकालेगा हमारे लिए, तो हम पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। तो ये लड़की उससे कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भले ही हमारे पास यहाँ से निकलने का एक मौका है, लेकिन अभी भी हमारे पास समय यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो सीक्रेट रैली में क्लोज होने का समय है वो अभी काफी दूर है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शायद हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हम अलग अलग हो जाएंगे तो ये बंदा एक एक करके चुन चुन के हमको मारेगा। लेकिन यहाँ पर इस रेड हेड वाले बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, और तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड भी टूटना चालू हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। इसको देखकर वो लड़की चिल्लाते उससे कहने लगती है कि इस पर्सन, ये जो बंदा फाइट कर रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। तो शीशान आगे आता है और उससे क्या लगता है कि मैं इसकी मदद करने के लिए जाता हूँ, और वह सभी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और शीशान भी उसको पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन पता चलता है कि ये तो इसका जो जूनियर है वो आता है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि में वो एक ब्रश स्वॉर्ड होती है एक तरीके से, और अपनी इंक टेक्निक टू फॉर्म फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसको देखकर वो डीमन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है, और उसने एक कैरेक्टर बनाया और वो कैरेक्टर से उस पर अटैक करने में कामयाब रहा किसी तरीके से, और वो उस अटैक को डीमन रोकने की कोशिश करता है अपनी फुल डैगर के साथ। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी के सभी लोग उसको नहीं झेल पाते और किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो चिकन उसको देखकर कहने लगता है कि नहीं, तो पावरफुल स्लेस थी इस बंदे की, इसका तुम्हारा क्या ये जूनियर ब्रदर है? जिसको देखकर ये लड़की उससे कहने लगती है कि ये मूव कोई ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं है या फिर कोई ऑर्डिनरी स्किल नहीं है, ये एक डिवाइन एबिलिटी है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी डाउ वाली रियलमी पर घुस चुका है। और रेड हेड वाला बंदा भी इसको देखकर काफी शॉक होता है, और इसका जूनियर ब्रदर उसे अटैक करने के बाद वापस लौटता और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, अब यहाँ पर आप आराम कर सकते हो, ये मैच मुझ पर छोड़ दो। तो उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चांगा। लेकिन पता चलता है कि उस डीमन को तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता, बस थोड़ी बहुत खरोचा आई होती है, और वो डीमन अपने डैगर का वापस से इस्तेमाल करता है उसे फाइट करने के लिए, और कहने लगता है कि अभी अभी जो तुमने टेक्निक इस्तेमाल किया था वो किस तरह की टेक्निक्स थी, लेकिन मानना पड़ेगा वो टेक्निक काफी अच्छी थी। अगर मेरे पास टावर ऑफ एनिहिलेशन वाली पावर नहीं मौजूद होती तो शायद मैं अभी तक मुसीबत में पड़ चुका होता। जिसको देखकर वो उसका जूनियर उससे कहने लगता है कि टावर ऑफ एनिहिलेशन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस डैगर का नाम तुम वो बता रहे हो ना? मानना पड़ेगा तुम्हारे पास जो किसी हॉली ग्रेड का वेपन है वो इसके बाद के कहलाने के लायक तो है। तो डीमन उसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घमंडी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक मैं अभी तुम्हें देख सकता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी 50% तक इस्तेमाल की थी स्ट्रेंथ, तो अब तक जब तक मैं फाइट करते हुए आ रहा था, लेकिन अब जबकि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ तो मैं अपनी पावर लेवल को 70% तक बढ़ाने वाला हूँ। और जैसे वो रिलीज करता है अपने ऑरा और पावर्स को, तो सभी के सभी लोगों को प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होता है, और लड़की उसे देख कर चिल्लाते उससे कहने लगती कि शिट, इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ तक कि जो ग्राउंड है वो भी बहुत ज्यादा तोड़ों से हिलने लगा है, और आसपास का पूरा इलाका हिलने लगता है। और जो कॉफिन होती है वो भी वहां पर वो कॉफिन खुल जाता है, और उस कॉफिन के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है हमें वो दिखाया जाता है। और फिर दोनों के दोनों आपस में अपना घमासान युद्ध वहीं पर चालू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ अटैक करना चालू कर देते हैं, और दोनों के अटैक्स पावरफुल होते हैं। लेकिन इस बंदे डीमन के पावर काफी ज्यादा होने के कारण उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो दूर जगह गिरता है और किसी तरीके से अपने ब्रश से संभालता है, अपने आप कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ अटैक करने के लिए रेडी होता है, एम करने लगता है, और एक अजीब तरह की रस्सियों से उसको बांध लेता है ताकि वो मूव करते हुए इस पर अटैक कर सके किस तरीके से। और कहने लगता है कि इस बैटल के दौरान जब तुम सीनियर ब्रदर के साथ करने में लगे हुए थे, मैंने सीक्रेटली यहाँ पर इमॉर्टल बाइंडिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये बंदा तभी अचानक से उसे काटने की कोशिश करता है और अपने ब्लड का इस्तेमाल कर वहां पर कई सारे छोटे छोटे कुत्ते बुला लेता है, जिसके कारण उसकी रस्सियां वहां पर टूट जाती हैं। इसको देखकर ये बंदा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और वो डीमन तभी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसे हरा सके, और अपने सभी पिल्लों को उसके पास भेज देता है। लेकिन जूनियर ब्रदर हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अपनी ब्रश को घुमाता है और डीमन भी अपने अटैक करने लगता है फुल फोर्स। दोनों का युद्ध इतना घमासान चलने में लगा हुआ होता है कि आसपास के इलाके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। जिसको देखकर शीशान उसे वार्निंग देते हुए कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोगों को बैटलफील्ड से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर रहना चाहिए, ताकि तुम इस परेशानी में ना इन्वॉल्व हो सको, क्योंकि इनका ये जो लड़ाई है वो इतनी भयानक जो थी, जब आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है तो वो अपनी इंक टेक्निक ड्यूअलिटी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि इस बंदे की कॉपी बन जाती है और एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है उसके चारों तरफ, और अपनी ड्यूअलिटी स्लाइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर जोरदार अटैक करता है। लेकिन डीमन उसे देखकर कहने लगता है मुस्कुराते हुए कि ये जो अटैक है वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। लेकिन पता चलता है कि वो अटैक तो किसी और डायरेक्शन से आया और इसकी पूरी तरीके से चोट लग जाती है, जिसको देखकर ये कंफ्यूज और समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। ये क्लियरली दिखाई देती है कि जो स्लैश है वो मेरे सामने से आई थी, लेकिन आखिरकार ये पीछे से कैसे आ गई, और वो स्लैश वाकई में पावरफुल भी होती है, जिससे कि उस डीमन को चोट लगती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है थोड़ी देर के लिए। जिसको देखकर शीशान खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली हम इसे चोट पहुंचाने में कामयाब रहे किसी तरीके से, और उसका जूनियर ब्रदर उसके पास अपनी ब्रश टेक्निक का वापस से इस्तेमाल करता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन वापस से उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है जो दिखाई देती है उसे। किसी तरीके से वो डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता, और इस डीमन को वापस से चोट लग जाती है और उससे कहने लगती है कि भाई फिर से ये देख दूसरी डायरेक्शन आने में लगा हुआ है, क्या जो टाइम है वो लेफ्ट साइड में आने वाला है इस बार जो अटैक आने वाला है मेरी तरफ। और इसने अटैक झेलने के वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है, ब्लड को रोकता है और गहराई से सोचता है कि किस तरीके की डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करना
करने में लगा हुआ है। क्या जो स्पेस है आसपास का वो अटैक के पैटर्न को चेंज कर सकता है? लेकिन इस बंदे को देखकर तो लगता नहीं है कि ऐसा कोई स्पेस को ये कंट्रोल कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कल्टिवेटर्स होते हैं बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के, वो अभी तक इस लेवल पर पहुंचे ही नहीं है यहाँ के। लेकिन इसको देखता है कि जो मेरी जो सेंसेस होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसको देखकर लगता है कि ये इसका स्पेस है और ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन यानी कि मेरे सेंसेस को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। तो वो किस तरीके से अपने आप को संभालने के लिए अपने मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है ताकि वो होश में आ सके, जिसको देखकर ये जूनियर काफी शॉक होता है और डीमन के मुंह से जोरदार खून निकल पड़ता है और अपनी आंखें फोड़ने के बाद कहने लगता है कि अब जबकि मेरे जो परसेप्शन है वो पूरी तरीके से यूजलेस हो चुके हैं तो मुझे इनकी जरूरत भी नहीं है। और मुंह को डिस्ट्रॉय करने के बाद कहने लगता है कि अब बहुत हो गया, अपने इंस्टिंक्ट्स पर रिलाय होने का समय आ चुका है और फुल फोर्स में वापस से अटैक कर पड़ता है हमारे उस जूनियर। लेकिन जूनियर भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता और वहां से फुल स्पीड में उसके सामने से गायब हो जाता है। लेकिन डीमन उसकी अटैक को नोटिस कर लेता है और उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे पकड़ लेता है, जिसको देखकर ये कंफ्यूज और पूरी तरीके से शॉक। और उसके बाद डीमन उसके छाती पर एक जोरदार स्लैश दे देता है जहां जिसके कारण जूनियर ब्रदर को काफी चोट लगती है और उससे डीमन कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली दो तुम पावर का इस्तेमाल करने में लगे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पावर के सरफेस का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम वाकई में इसे हराना चाहते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइट करने के लिए, यहाँ तक कि तुम अब तुम्हारे पास जो वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो अभी तक अर्ली ग्रेड हेवन का भी नहीं है, अर्ली हेवन ग्रेड का वेपन भी नहीं है, इसकी रैंक है। और जोरदार तरीके से उसकी उस ब्रश को वहीं पर तोड़ देता है और कहने लगता है कि ये पूरी तरीके से वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, निगर्री वेपन है, जिसके कारण उसको जूनियर को चोट लग जाती है और जमीन पर गिर जाता है और अपना पैर रखता है। डीमन उसे मारते हुए उससे कहने लगता है कि यहीं पर अब तुम्हारा अंत होता है, फेयरवेल करने का समय आ चुका है। तुमने मुझे वाकई में बहुत ज्यादा मजा दिलाया, उसके लिए तुम्हारा सम्मान है और काफी अच्छा भी लगा मुझे। लेकिन शीशान उसको देखकर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि शिट, अब हमें जाकर उसे जल्दी जल्दी बचाना होगा वरना हमारा जो बेस्ट फाइटर है वो हार जाएगा और हमारी साइड भी तरीके से हार जाएगी। तभी रेड हेड वाला बंदा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। लेकिन किसी तरीके से वो बंदा यानी कि वो डीमन अपनी स्लैश को मारता है और रेड हेयर वाले बंदे को चोट लग जाती है और डीमन कहने लगता है उसे मारते हुए कि तुम तो बाकी में एक नंबर के कचड़े हो कचड़े, तुम्हें मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए। और तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाज आने लगती है और वो आवाज आ रही होती है उसी टॉम से और वो टॉम बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज करती है उसकी तरफ, जिसको देखने के बाद वो डीमन भी पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा, क्या यहाँ पर अभी भी कोई ऐसा बंदा है इस सीक्रेट रियल में जो इतना ज्यादा पावरफुल है? भाई जो ऑरा है वो उस डायरेक्शन से आने में लगा हुआ है, मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए। और वो वहां से चला जाता है। इसको देखने के बाद सभी कंफ्यूज और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो शीशान कहता है क्या यहाँ पर किसी बंदे को देखकर वो उसके पीछे गया है या किसी बंदे ने उसे अपने पास बुला लिया है? तो रेड हेयर वाला बंदा उससे कहने लगता है कि ये जो ऑरा महसूस होने में लगा हुआ है ये उस कॉप पपिट का है जो कि उस टॉम कॉफिन के अंदर मौजूद था। इस बात से ये पता चलता है कि जो कॉप पपिट है वो हेवन ग्रेड धर्मा बॉडी जरूर होगी उसकी। अगर कोई भी केपेबल है उसे सप्रेस करने के लिए इस डीमन क्लैन के बंदे को इस सीक्रेट रियलमी में, तो वही एक ऐसी बॉडी है जो कि उसे रोक सकती है। इसको देखकर शीशान खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये जरूरी वही सीक्रेट रियलमी होगी। उसने सेंस कर लिया होगा यहाँ के खतरे को, जिस कारण वो हमें बचाने के लिए आ चुकी है और यहाँ पर उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म वो ट्रिगर हो चुका है और जैसा कि हमने उम्मीद किया था, जिस कारण वो कॉप सफिट अवेकन हो चुकी है। जिसको देखकर पीछे से कोई कहता है और बताता है कि ये कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है बल्कि ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है जो कि मैंने वहां पर अर्लियर वहां पर सेट कर रखी हुई थी, जिसको कि अभी अफेक्ट करना चालू रख चुकी है और वो टेम्पररी तरीके से अवेकन हुआ है वो बंदा। और जिसको देखकर हमारा एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ओ सीनियर ब्रदर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर एंटर करते हुए सीक्रेट रियल में भी नहीं देखा, तो आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए फाइनली? तो उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी वो वार्न कर दिया था इसके बारे में तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें सावधानी से कदम उठाने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि तुम्हें एक्चुअली में हमेशा से मैं तुम्हारे साइड पर ही मौजूद था और हर वक्त मैं तुम्हारे पर नजर बनाकर रखा हुआ था, किस तरीके से तुम जब उन्हें पकड़ रहे थे डाउफायर को और किस तरीके से तुमने हॉली हार्ट को भी चुराया था और यहाँ पर तुम मजे मजे में फाइट देखने में लगे हो, तो उस मोमेंट पर मैं यहीं पर था। तभी वहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिसको देखकर शीशान भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या जो धमाकेदार युद्ध है वो स्टार्ट हो चुका है? तो उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जो कॉप्स पपेट है वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है और वो जल्द, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अब हमें कोई नया प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा, कम से कम जब तक ये सीक्रेट रियलमी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक तो हमें समय निकालना ही पड़ेगा। और तभी वो शीशान को एक बोतल देता है, आई मीन रेड हेड बंदे को एक बोतल देता है और उससे कहने लगता है कि नेक्स्ट वाली बात ये है कि तुम फटाफट से अपने आप को हील तो कर लो बेटे। और बताता है कि ये जो मेडिसिन है वो तुम्हें तुम्हारे जूनियर ब्रदर की मदद कर सकती है पूरी तरीके से हील करने में, जिसको देखकर रेड हेयर वाला बंदा उसका धन्यवाद देता है। तो सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि हमने अपने 4 सिंबल फॉर्मेशन को सेट करके रखा हुआ है और जो कि ओरिजिनल में एक महायाना स्टेज के कल्टीवेटर को सेटअप करने के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज कल्टीवेटर है मैंने तुम्हारे फॉर्मेशन कोर का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसे भी काम करने वाली है और हमें इसके सिंबल पोजीशन को फिट करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी।
4 सिंबल्स पर बिठाने के लिए। और इसकी जो स्पिरिचुअल रूट है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की होनी चाहिए इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए। पहले तो अज़ूर ड्रैगन की पोजीशन पर जो ईस्ट में जाएगा, व्हाइट टाइगर पोजीशन वेस्ट में जाएगी, वर्मिलियन बर्ड साउथ में जाएगी और ब्लैक टर्टोइस नॉर्थ में जाएगी। और जहां तक मैंने अभी तक ये चीज देखी है तो तुम सभी की जो भी 4 स्पिरिचुअल रूट्स है वो डिफरेंट है, और हमें जो स्पिरिचुअल रूट चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है 4 लोगों की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की। जब तक हम प्रॉपर्ली तरीके से इस फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं तो हमें लगता है कि हम इस डीमन क्लैन के बंदे को यहाँ पर आने का इंतजार कर सकते हैं किसी चारे की तरह बिछाकर एक जाल। अब जबकि ये मेरा पहली बार है जब मैं इस फॉर्मेशन को सेटअप करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ भी होने वाला है, ना ही मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि मैं इसको पूरी तरह से वाइप आउट कर सकता हूँ। लेकिन हम किसी तरीके से अगर सीक्रेट रेलमी के अंत तक, ऐसे खत्म होने तक यहाँ पर रोक सके उसे, तो हमारा काम सक्सेसफुली बन जाएगा। दूसरी तरफ हम उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उन लोगों से फाइट करता है और यहाँ पर तुरंत उससे फाइट कर हराकर वापस आ जाता है और उस स्केलेटन की खोपड़ी को लेकर आकर कहने लगता है कि मेरा जो मैटर है वो मैंने वहां पर सॉल्व कर लिया है। इसको देखकर सीनियर ब्रदर शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा तेज कैसे हो भाई, तुमने इतनी तेजी से कैसे कर लिया ये सब, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको हराया है, वो एक ऐसी पपेट है जो कि ट्रिब्यूलेशन ट्रांसफर स्टेजर के बंदे की पपेट है। तो डीमन उससे कहने लगता है क्या तुम इस चीज के बारे में बात करने में लगे हुए हो, ये डेफिनेटली काफी ज्यादा परेशानी वाली चीज तो थी और इसने मुझे फोर्स कर दिया था मेरी 80% स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए। इसको देखकर चीचा शॉक, कंफ्यूज और पूरी तरीके से मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा अब क्या करें, और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जो प्लान है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, अब हम इसे हैंडल नहीं कर सकते इस तरीके से। और सिस्टम से पूछने लगता है कि जो मेन लाइन टास्क है, क्या तुम मुझे यहाँ पर ऐसा इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं दे सकते जो कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो, मुझे सिस्टम पर इतना तो लगता ही कम से कम, लेकिन जो हमारे बीच के जो स्ट्रेंथ का गैप है वो बहुत ज्यादा है, मैं किस तरीके से इसे मारूं तुम ही बताओ। तभी उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहूंगी, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि आखिरकार तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे कि तुम अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को और भी ज्यादा एनहेंस कर सको। जिसको देखकर वो जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस मूवमेंट पर मैं अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को कम से कम समय में बढ़ा सकूं। जब ये लड़की इसको इस तरीके से चिल्लाती हुई देखती है तो वो काफी कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे की आखिरकार परेशानी क्या है, ये अचानक से इस तरीके से क्यों चिल्लाने में लगा हुआ है, वो भी इस तरीके से खड़े खड़े एक जगह पर। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, अगर यहाँ पर सच में कोई ऐसी चीज है जो कि बूस्ट कर सकती है कल्टीवेशन को, वो भी कम से कम समय में, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो डाव फायर है, जो कि यही एक ओनली ऑप्शन बचा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई भी स्पेशल रूट्स मौजूद नहीं है, तो आखिरकार मैं इसे अब्जॉर्ब कैसे करूं, तो करूं कैसे। तभी लड़की वो वापस से देखती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बंदा पागल से पागल होता जा रहा है। अब जबकि शीशान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो उन सभी को बताता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम करोगे। तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि मैं थोड़ा बहुत समय निकालना है और शायद मैं उसके बाद इससे निपटने का कोई तरीका मिल जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद सभी के सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। तभी डीमन उससे कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर प्लान बनाने में लगे हुए हो और मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो, और वैसे भी खड़े खड़े मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें कम समय दूं और तुम्हें निपटा दिया जाए। और वो अपनी हेवनली डीमन स्लेयर 80% स्ट्रेंथ के साथ इस्तेमाल करता है, जिसकी पावर वाकई में बहुत ज्यादा होती है और आसपास पूरे के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी अचानक से वो कुछ नोटिस करता है और पता चलता है कि एक अदक सा और नया अटैक आ चुका है, और पता चलता है कि सीनियर ब्रदर उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहा किसी तरीके से, और चिल्लाता है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखूंगा, तुम्हें जल्द से जल्द जो भी करना है, जो भी मेथड यूज करनी है, जल्द से जल्द कर लो। और लिटिल मूड भी उसका साथ देती है और कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर फाइनली एक्शन लेने का समय आ चुका है और हमारा जो सीनियर ब्रदर है वो भी यहाँ पर अब फाइनली एक्शन लेगा ही लेगा। और रेड हेड गार्ड वाला बंदा इसको देखकर शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में तांग ही है, वह टॉप सीनियर ब्रदर, वो भी यूलियन इमॉर्टल सेट का। मैंने रूमर्स में इसके बारे में सुना है और मैंने कभी भी इसको एक्चुअली में फाइट करते हुए तो नहीं देखा। दूसरा पता चलता है कि वो डीमन फोर्स कारण पीछे की तरफ हट जाता है और इसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे ने अभी अभी किस तरीके के मूव का इस्तेमाल किया था। नहीं, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वन टाइम डिफेंस आर्टिफैक्ट जैसा कुछ था, लेकिन इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जबकि तुमने ऑलरेडी मुझे इतना ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है और तुम इतना समय तक जिंदा रह सकते हो, तो अब तुम मरो मेरे इस फाइनल अटैक से। लेकिन सीनियर ब्रदर कहाँ हार मानने वाला, वो वापस से अपनी फैंग विंग जैशन जो भी मंत्र मंत्र होता है वो फूकने लगता है और जो एल्डर के द्वारा उसे सिखाया गया उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसको देखकर शीशन कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि ये तो वही पाम टेक्निक नहीं है क्या जो कि एल्डर के द्वारा यूज की गई थी इससे पहले। ये भले ही एक लोवेस्ट हेवन स्टेज पाम टेक्निक है, लेकिन उस अटैक को मैं भी नहीं झेल पाया था। आखिरकार कैसे इस तरीके से जो डीमन क्लैन के जो किलिंग स्ट्राइक है उसको ब्लॉक करने में किस तरीके से कामयाब रहा। मानना तो पड़ेगा सीनियर ब्रदर में दम तो है, और उससे क्या लगता है कि आप सावधान रहिए थोड़ा बहुत। लेकिन सीनियर ब्रदर को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती और बिना किसी परेशानी के उसको किस तरीके से रोक लेता है और वर्चुअली बनाए गए हैंड से उसके डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और फुल स्ट्रेंथ लगा देता है उसे रोकने के लिए और फुल पावर से डीमन क्लैन वाले उस डीमन पर अटैक करता है, जिसको देखकर उसे काफी गुस्सा आती है डीमन को और कहने लगता है कि एक और बंदा यहाँ पर आ चुका है इस डिवीजन डिवाइन पावर का इस्तेमाल करने वाला इस रियलमी में, और एक उड़ता हुआ थप्पड़ सीधे जाकर उस डीमन पर लगता है
जिससे कि वो डीमन डायरेक्टली बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसको देखकर शीशान खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे जो सीनियर ब्रदर है वो वाकई में अपनी रेपुटेशन पर खड़े उतरे। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम मुझे फटाफट से जितने भी हॉली हार्ट डाव फायर है वो मुझे प्रोवाइड करवा दो। जिसको देखकर चिकन उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचने में लगे हो, लेकिन अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जरा एक मिनट रुको, यहाँ पर शायद कोई उम्मीद हो, शायद तुम पावरफुल बन जाओ। अगर तुम वाकई में से एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहे हॉली हार्ट डाव फायर को, तो तुम एक्चुअली में जीत सकते हो, और जब तक तुम ऐसे एब्जॉर्ब करोगे तब तक हम तुम्हें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंगे कल्टीवेट करते हुए। लेकिन जैसे ही शीशन उसको पकड़ता है तो उसे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा होता है हॉली हार्ट डाव फायर, और कहने लगता है कि ये तो मेरे हाथों को जलाने में लगा हुआ है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मेरे दिल के अंदर अभी अभी किसी ने बहुत ज्यादा आग जलती हुई आग को घुसेड़ दिया। लेकिन पता चलता है कि वो एब्जॉर्ब ना करते हुए डायरेक्टली उस हॉली हार्ट डाव फायर को खाने में लगा हुआ है ये बंदा। इसको देखकर चिकन ही पूरी तरह से शॉक, कंफ्यूज और चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि तुम अभी सब ये सब क्या करने में लगे हो, क्या ये वाकई में डाव फायर को एब्जॉर्ब करने का एक नया तरीका है क्या? तो वो लड़की भी चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम बेवकूफ कहीं के, अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो गाइड करने के लिए और ऑब्जर्व करोगे डाव फायर एनर्जी को और डाव एसेंस को, तो ज्यादा बेटर रहेगा ये टेक्निक इस्तेमाल करके। लेकिन अगर तुम इसे रॉ तरीके से खा जाओगे, निगल जाओगे, तो तुम अपने आप को पूरी तरीके से जला दोगे। और जी तुम्हें पता भी ये क्या चीज है? हॉली हार्ट डाव फायर है ये भाई, समझो तो। और तभी उसे खाने के बाद शीशान के पेट में दर्द होने लगता है। अभी शीशान के मुंह से बहुत ज्यादा आग निकलने लगती है, उसके मुंह से ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे शरीर से, और पूरा का पूरा शरीर आग में बदलने लगता है। जिसको देख कर लड़की शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि ये अभी अभी समझ में आया इतनी अजीब तरीके से बिहेव क्यों करने में लगा हुआ था। तो अब पता चला कि ये बंदा पूरी तरीके से पगला जा चुका है, और ये इस तरीके से प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये अपने आप को मारना चाहता है क्या इस तरीके से खाकर इसको। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। उसकी बॉडी अचानक से बहुत ज्यादा फायर में आ जाती है और जलना चालू हो जाती है। जब उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी आग में जल जाती है और उसके पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं तेजी से काफी। और उसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में उसके शरीर का पेन भी काफी ज्यादा तेज होता है। जब ऐसा होते हुए डीमन उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, और कहता है कि अच्छा तो तुम उस डाव फायर का इस्तेमाल करने में लगे हो ताकि तुम अपने आप को पावरफुल बना सको, लेकिन तुमने मुझे वाकई में इतना बेवकूफ समझ रखा है कि मैं तुम्हें पावरफुल बनने दूंगा, और मेरे यहाँ होते होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से जैसे रुकने के लिए आगे जाता है डीमन, तो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक उसको लगता है, जिससे कारण डीमन वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता और दूर जगह गिरता है दीवार से, और वापस से अपनी 80% पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन वहां पर और भी ज्यादा बहुत मात्रा में बहुत ज्यादा हार्ट्स आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और पता चलता है कि ऐसा करने वाला सीनियर ब्रदर है जो कि अपने ब्रह्मा 10,000 पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहां पर उसे 10,000 से ज्यादा हाथ पड़ते हैं। लेकिन डीमन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अपनी हेवनली डीमन स्लेयर 80% पावर का इस्तेमाल करता है, और पूरी तरीके से जब दो पावर्स आपस में टकराती हैं तो बहुत ही ज्यादा भयानक एनर्जी वहां से बाहर निकलती है, और वो एनर्जी उस सीक्रेट रियलमी से भी बाहर चली जाती है, और बाहर जितने भी लोग उसको देखने में लगे होते हैं सभी के सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर्स को देख के घबराते हैं, उससे कहने लगता है कि इतनी ज्यादा भयानक पावर बाहर निकलने में लगी है उस सीक्रेट रियलमी से, कि जो टेलीपोर्टेशन गेट है इसमें जो एनर्जी निकल रही है वहां पर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एग्जामिनर उसको देखकर सिचुएशन को सबको बताता है, उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल्स हैं इस सीक्रेट रियलमी के अंदर वो उस सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को इसके अंदर सप्रेस करने में नाकामयाब रही। और जब वह पूरी तरीके से घबराई होती है तभी सेक लीडर उसके पास आती है, उससे पूछने लगती है कि आखिरकार अब अंदर क्या होने वाला है, क्या होगा उनके साथ अब फ्यूचर में। ये देखकर एग्जामिनर वहां पर कुछ भी नहीं कहता और उसे बताने लगता है कि जो सीक्रेट रियलमी है वो जल्दी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसके अंदर रहेगा वो मारा जाएगा, और उस सिगरेट के अंदर इस सीक्रेट रियलमी की जो भी चीज अंदर होगी स्पेस एंड टाइम के फ्लड में उसके तूफान में बह जाएगी और कभी भी वापस लौटकर नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ हमारा एमसी शीचान अपने आप को लेवल अप करने में लगा हुआ होता है, उसके साथ साथ उसे बहुत ही पेन हो रहा होता है, उसकी पूरी पूरी बॉडी जलने में लगी हुई है, जिसको देखकर वो डीमन को ज्यादा शौक में हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ये फीलिंग मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी नहीं लग रही है, जो इतनी तेजी से जो फीलिंग बढ़ने में लगी हुई है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इसने अपनी प्रोसेस को एक बार कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा बनेगा। अब जबकि शीशान इसके लिए बहुत ज्यादा खतरा बनने वाला है तो वो अपनी 90% पावर को रिलीज करता है ताकि वो उस पर अटैक कर उसे हरा सके, और रिलीज करने के बाद सीधे उसके सीनियर ब्रदर पर थ्रो कर देता है बहुत ज्यादा मात्रा पावर ताकि वो उसे हरा सके। लेकिन सीनियर ब्रदर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी तरीके से अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत ज्यादा धमाका होता है बहुत बड़ा, और सीनियर ब्रदर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वह डीमन इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन उसके जो टीम मेंबर्स है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और हमारा चिकन आता है, उससे कहने लगता है हमारा मुर्गा ये बंदा हम पर अटैक करने वाला है, हमें शीशान को बचाना होगा, जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना रोक के रखो इसे। लेकिन डीमन इस वक्त काफी तक गुस्से में है, ट्रू फॉर्म में आ चुका होता है और कहने लगता है कि तुम चूजे कहीं के, कीड़े मकोड़े कहीं के, मेरे रास्ते से हट जाओ बे। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि ये तीनों की तीनों दूर जाकर गिरते हैं।
और एक भी बंदा इसे रोकने में नाकामयाब रहता है, कोई भी इसे रोक नहीं पाता। लेकिन जब वो उसके नजदीक पहुंचने वाला होता है तभी रेड हेड गाय और उसका जूनियर ब्रदर दोनों के दोनों उसे रोकने के लिए उसके सामने आते हैं, जहां पर वो अपनी डेलियोटी स्लैश का इस्तेमाल करता है। रेड हेड बाय बंदा एंडलेस स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन डीमन यहाँ पर रुकने नहीं वाला और वो अपने किलिंग डैगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल रिलीज करती है हेवनली डीमन स्लेयर टेक्निक का, जिसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा होती है कि वो दोनों भी इसको रोकने में नाकामयाब रहते हैं। और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो सीधा उड़कर वो अटैक हमारे एमजी की तरफ बढ़ पड़ता है, जिसको देखने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो जुआंग शीचान है वो इस वक्त अपनी बॉडी को टेम्पर करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। अगर हमने बीच में इसे रोक दिया और इस वक्त ये पूरी तरह से डिफेंसलेस है, यानी कि इसके डिफेंसेस मजबूत नहीं होने वाले और सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्टेट में है। और लिटिल मून भी इसे देखकर काफी घबरा जाती है और इस वार्निंग देने लगती है कि जुआंग शीचान जरा देख कर अटैक आ रहा है तुम पर। तभी एक भयानक और बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है उसके तरफ, और डीमन उस धमाके को देखकर काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी इस स्लैश में इस अटैक में 90% पावर का इस्तेमाल किया है और तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच पाओगे इससे, अब तो तुम पक्का मरोगे। लेकिन तभी अचानक से किसी चीज को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और पता चलता है कि इसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं वही फेरी है जो कि इसे मारने के लिए पहले इसके पीछे पड़ी हुई थी, और उसे बताती है कि जो मेरी आखिरी और लाइफ सेविंग सीक्रेट टेक्निक है, जो कि ग्रांड एल्डर हमारे साइड के प्रोडिजीज को ही दी गई ग्रैंड एल्डर्स के द्वारा, और इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिवेट किया जा सकता है जब उसकी जिंदगी दाव पर लगी हो या फिर बहुत ज्यादा खतरे में हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही ज्यादा महायाना स्टेज तक के कल्टिवेटर की स्ट्राइक को रोक सकती है यह टेक्निक। लेकिन इस बंदे की इस अटैक को रोकने में कई तरीके से मेरी टेक्निक कामयाब तो रही, लेकिन मेरा जो आखिरी ट्रम्प कार्ड था वो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है और इस समय से ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। और तभी अचानक से उसकी पूरी की पूरी बॉडी में से आग गायब हो जाती है और धुआं निकल पड़ता है, और डीमन उसे देखकर काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ इसकी बॉडी टेम्परिंग कंप्लीट हो चुकी है। और हमारा एमसी फाइनली अपनी आंखों को खोलता है, उसकी तरफ घूर कर देखता है और पता चलता है कि इसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो 300 तक पहुंच चुके हैं। और तभी अचानक से वो डीमन के सामने से ऐसे गायब होता है जैसे कि अब मैं क्या ही बोलूँ, इसका एग्जांपल खुद दे देना तुम लोग, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से उस डीमन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डीमन अपने हाथों से उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है किसी तरीके से, और हंसते हंसते उससे कहने लगता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो मैं भी तो तुम्हें दिखाऊं कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, चलो आ जाओ तुम फुल पावर से। और इतने बड़े धमाके के कारण आसपास की जो सीक्रेट रियलमी के बैरियर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके टूटना चालू हो जाते हैं, और ये सीक्रेट रियलमी ज्यादा देर तक इन लोगों को संभाल कर नहीं रख सकती, क्योंकि इनकी जो पावर लेवल है वो सीक्रेट रियलमी को क्रॉस कर चुके हैं। इसको देखकर चिकन भी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि इसको देखकर लगता है कि जो सीक्रेट रियलमी है वो जल्दी कोलैप्स होने वाली है। तो लड़की इसकी बात सुनती है और उससे कहने लगती है कि आफ्टर ऑल जो पावर्स के साथ ये लोग लड़ने में लगे हैं ये दोनों के दोनों, उससे साफ साफ पता चलता है कि इस सीक्रेट रियलमी के जो रूल्स है वो ऑलरेडी सप्रेशन को भी क्रॉस कर चुके हैं, जिसके कारण ये सीक्रेट रियलमी कोलैप्स होना चालू हो चुकी है और इन दोनों लोगों की पावर को ये सीक्रेट रियलमी संभाल कर नहीं रख सकती। इस कारण जो सीक्रेट रियलमी अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इनकी पावर ही इतनी है और दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से चलने में लगी हुई है। तभी हमारा शीशान उसके एक जोरदार किक मारता है, जिसके कारण डीमन किंग इस डीमन क्लैन के बंदे यानी कि इस डीमन के मुंह पर, जिससे उसकी शकल पिघल जाती है पूरी तरीके से और सीधे जाकर एक दीवार में जाकर घुस जाता है। तभी हमारा एमसी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब गाइस आप समझ के होंगे कि आखिरकार ये टेक्निक को जानी पहचानी से क्यों लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और मिडल फिंगर को अपनी फोर्स करता है और सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद थ्रो कर देता है उसकी तरफ, जिसकी एनर्जी इकट्ठी होने के बाद पावर और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि न जाने किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया हो उसके ऊपर, और उससे डीमन के मुंह से खून निकल पड़ता है उस अटैक के कारण। और इसका अटैक इतना ज्यादा भयानक होने के कारण डीमन उससे बिल्कुल भी टिक नहीं पाता, और इस मौके का फायदा उठाकर हमारा एमसी जुआंग शीचान वो अपने क्विक पंच टेक्निक का इस्तेमाल करता है, कई सारे पंचेस उसकी तरफ थ्रो कर देता है ताकि वो उसे जल्द से जल्द मार सके, और इसी कारण उनकी पावर ज्यादा लेवल होने के कारण आसपास का इलाका भी डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है और इस डीमन को गंदी तरीके से धो भी देता है जुआंग शीचान की तरीके से। और इसे धोने के बाद वो फाइनली उसको देखता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का अटैक जो कि मैं करने में लगा हुआ था वो सिर्फ तुम्हें इतनी ही चोट पहुंचा सकता है और पूरी तरीके से तुम्हें फिनिश नहीं कर सकता। इसे देखकर डीमन जोर जोर से हंसता है और उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में सोचने में लगे हुए हो कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे, तुम मुझे इस तरीके से हंसाओ मत, मैंने अभी तक अपनी 100% पावर को इस्तेमाल भी नहीं किया, भले ही जो सीक्रेट रियलमी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स ही क्यों ना हो जाए, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है, और मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और तभी अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। जब उसकी फुल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिलीज होती है तो आसपास में पूरी की पूरी रियलमी तेजी से टूटने लगती है, और जो टाइम एंड स्पेस का बैरियर होता है वो इसकी पावर को संभाल नहीं पाता और वो बैरियर वहां से टूटना चालू हो जाता है। लेकिन इससे इस डीमन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने में लगा हुआ है,
है। लेकिन शीशान इसको देखकर काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि शिट, जो आसमान है वो टूटना चालू हो चुका है। और इस मौके का फायदा उठाता है और कहने लगता है कि मन में सोचते हुए कि अब मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ, इस क्रैक का फायदा उठा सकता हूँ और इस बंदे को यहीं पर मैं खत्म कर सकता हूँ। और पता चलता है कि कोई बंदा इसको ये मैसेज भेजने में लगा हुआ है, तो वो सोचता है पीछे देखकर और कहने लगता है ये प्राइवेट साउंड ट्रांसमिशन, आखिरकार ये वॉइस कहाँ से आने में लगी हुई है। जहाँ पर वो लड़की उसे साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बताती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, इस डीमन को इस स्काई क्रैक के अंदर भेज देना है। उसके बाद टाइम एंड स्पेस का जो टोरेंट है, इसका जो बवंडर है, इस स्काई क्रैक के आसमान में जो बना हुआ है क्रैक, वो उसे तबाह करने के लिए काफी है और इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इसके द्वारा। जिसको देखकर शीशान पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता भी, लेकिन इसके पास इसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता और कहने लगता है उसकी तरफ देखते हुए, अच्छा तो अब सिर्फ एक ही तरीका बचता है इसे हराने का और वो है इस क्रैक में इस बंदे को वापस भेज देना। लेकिन डीमन हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो वापस से एक बार अपनी पावर को इकट्ठा करके खड़ा होता है और कहने लगता है कि अब तुम मेरे इस फाइनल स्ट्राइक का मजा चखो और इस स्ट्राइक के साथ मैं पूरी की पूरी एंटायर सीक्रेट रियलमी को तबाह कर दूंगा और काट दूंगा। जिसको देखकर शीशान ऐसा नहीं होने दे सकता और रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी राइट फिस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिसको देखकर रेड हेड वाला बंदा जोर से चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुम डायरेक्टली इस स्लैश को हेड ऑन अपनी बॉडी के साथ नहीं ले सकते हो, तुम्हें बचना होगा। तभी वो डीमन अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक उसकी तरफ रिलीज कर देता है। जिसको देखकर शीशान भी एक पल के लिए काफी शॉक हो जाता है और पता चलता है कि हमें दिखाया जाता है ऐसा जैसे कि उसकी बॉडी दो टुकड़े में बच चुकी है। और लिटिल मून इसको देखकर काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि शीशान ये क्या हो गया बे। और पता चलता है कि भाई हमारे शीशान भैया तो इल्यूजन लगाकर बैठे हुए थे वहां पे। जिसको देखकर डीमन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि क्या अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हमारा एमसी इस मौके का अच्छा तरीके से फायदा उठाता है और अपनी राइट फिस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार पंच दे मारता है उस डीमन के चेहरे पर, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो दूसरी तरफ भगने लगता है। तभी वहां पर उसका जूनियर ब्रदर आता है रेड हेयर गायल बंदे का। जिसको देखकर डीमन उससे कहने लगता है कि ये तो वही बंदा है ना, इसने मेरे सभी के सभी सेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और पता चलता है कि हमारे एमसी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही पंच में उस क्रैक की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है, जिससे कारण उसके तीसरे चीजरे होने लगते हैं, उसकी बॉडी टूटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है वो बंदा। तभी शीशान खुशी मनाते हुए कहता है कि फाइनली हमने ये सब कर दिया और इसे हराने में कामयाब रहे। लेकिन जो स्पेस है, जो सीक्रेट रियलमी है, वो कोलैप्स होने में लगी है, टूटने में लगी हुई है। आखिरकार हम लोग वापस कैसे जाएंगे अब इधर से। तो तभी उसका सीनियर ब्रदर आता है और उससे कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर एक सब स्पेस आर्टिफैक्ट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हम टेम्पररी इस कोलैप्स को यहाँ पर रोक सकते हैं जब तक जो सीक्रेट रियलमी का ट्रायल है वो एंड नहीं हो जाता तब तक के लिए। इसको सुनने के बाद लिटिल मून काफी खुश होती है और उससे कहने लगता है कि शीशान तुम तो वाकई में बहुत अमेजिंग हो। और चिकन भी इसको देखकर खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो अभी का मूव था वो काफी भयानक था। मुझे देखकर लगता है कि इसका जो ऑरा और पावर है वो कम से कम महायामना स्टेज पर पहुंच चुकी है। और तभी ये लड़की भी बोलने लगती है कि तो हमारे प्रॉमिस के बारे में कभी भी मत भूलना। लेकिन समझ नहीं आ रहा इसकी प्रॉमिस कौन सा प्रॉमिस की बात कर रही है। लेकिन जब ये खुशी मनाने में लगी होती है तभी एक ऑरा जैसे उड़ने वाले थ्रेड आता है और उड़ते उड़ते हमारे एमसी को पकड़ लेता है। जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो रस्सी और थ्रेड जैसी दिखने चीज एमसी के शीशान को पकड़कर अपनी तरफ खींच ले जाती है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद वो डीमन होता है जो कि कहने लगता है कि भले ही मैं यहाँ पर क्यों ना मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। और शीशान को अपने साथ खींचकर उस क्रैक के अंदर ले जाना चालू कर देता है और अपने साथ मरवाना चाहता है भाई, अकेला नहीं मरना चाहता। इसको देखकर शीशान काफी ज्यादा घबरा जाता है और शॉक हो जाता है। जब लिटिल मून उसको बचाने के लिए जाती है तो सीनियर ब्रदर उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तुम लिटिल मून आगे नहीं जा सकती हो क्योंकि जो क्रैक है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है और तुम्हें भी इसके अंदर खींच ले जाएगा अगर तुम इसके नजदीक गई तो। अब जबकि शीशान के पास कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी चारा नहीं बचता तब वो क्रैक के अंदर चला जाता है और सभी को यह लगता है कि अब शीशान नहीं बचने वाला और मरने वाला है। लेकिन शीशान के साथ तो कुछ और ही होता है और अंदर जाने के बाद अचानक से वो सोचता है क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं इसी तरीके से मर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये अजीब अजीब तरीके की आवाजें क्यों आने में लगी हुई है यहाँ पर, प्लीज इस तरीके से चिल्लाना बंद करो यार, बहुत ज्यादा कान दुख रहे हैं मेरे। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है भागो भागो बचाओ और फलाना दिखाना। और तभी हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और वो कहता है आंखें खोलकर, ओ मैं अभी भी जिंदा हूँ लेकिन कहाँ हूँ मैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका है जहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए होते हैं और हर तरफ सिर्फ अर्थक्वेक आने के कारण। जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और इससे कहने लगता है कि ये सीन, ये जगह और ये चीज होते हुए मैंने पहले देखी है, काफी ज्यादा फेमिलियर महसूस होने में लगा हुआ है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही डिजास्टर है जब मेरी पास्ट लाइफ में मैं मरकर इस दुनिया में आया था उस वक्त। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं वाकई में टाइम ट्रेवल कर कर वापस से अपनी असली दुनिया में आ चुका हूँ। लेकिन जहां तक मुझे अभी तक याद है कि इस समय के दौरान जो मेरे पेरेंट्स है वो मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ भागने में लगे होते हैं और इसी किसी जगह पर, मुझे नहीं पता लेकिन आखिरकार वे दोनों के दोनों कहाँ पर है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर आया तो आया क्यों। और तभी शीशान की नजर आसमान की तरफ जाती है जिसको देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और पता चलता है कि वहां पर दो
एक डीमन और एक गॉड दोनों आपस में फाइट करने में लगे हुए होते हैं, जिसको देखकर वो और भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये सब क्या होने में लगा हुआ है आगे। अब मुझसे ये मत कहना कि ये सारा का सारा डिजास्टर उस समय पर हुआ था, वो सारा का सारा डिजास्टर नेचुरली नहीं हुआ था, बल्कि में इन दोनों के फॉर्म के फाइट करने के कारण हुआ था। और वो उस गॉड और उस डीमन को फाइट करने से रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि तुम दोनों के दोनों फाइट करते हो वहीं पर रुक जा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे कारण कितने ज्यादा लोग मारे गए इनडायरेक्टली। लेकिन जैसे ही शीशन वहां पर पंच मारने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो तो किसी को पंच मार भी नहीं सकता और ये एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, एक अजीब सा पुल बन जाता है स्पेस टाइप का, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि अबे तेरी, अबे मैं कहां पर आ गया अबे ये, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। और वहां पर जब अपनी आंखें खुलकर सामने देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिनको देखकर कहता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा डेड बॉडीज यहाँ पर क्यों फ्लोट करने में लगी हुई हैं। तभी सामने टॉप पर एक बंदा बैठा हुआ होता है मेडिटेशन करते हुए गोल्डन रंग में, और वो उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी लोग टाइम का जो डिस्ट्रक्शन है उसको झेल नहीं पाए और अंत में आकर वह सभी के सभी लोग मारे गए। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है शीशान और पूछता है कि बे तू कौन है, वहां पर कौन है बे। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये टाइम गॉड है जिसका नाम हु है। और अपने बारे में बताता है, उससे कहने लगता है कि अच्छा तो इस बार मैंने इसको समन किया था, इसको बुलाया था, आवाज दी थी, इस बार तुम आए हो मेरे समन करने पर। और तभी वो टाइम गॉड पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो वो शौक के मारे उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं और उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट मौजूद नहीं है, तो आखिरकार तुम मेरे समनिंग को सेंस करने में कामयाब कैसे रहे। तो शीशान उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि मैं एक स्पेशल क्रैक के अंदर बैटल के दौरान इसमें गलती से घुस गया था, जिससे कारण मैं अपने पास्ट लाइफ के पास्ट वर्ल्ड में पहुंच चुका था और इवेंचुअली इस जगह पर आ पहुंचा। जिसको देखने के बाद वो टाइम गॉड भी काफी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि जो रिवर है, रिवर ऑफ टाइम है, इस टाइम की जो रिवर है या फिर इस टाइम की जो नदी है, वो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक बार तुम इसके अंदर आ गए तो तुम किसी भी समय के अंदर जा सकते हो, भले तुम पास्ट से आए हो, भले तुम फ्यूचर से आए हो, और टाइम हमेशा चलता रहेगा और कोई भी इसके इफेक्ट से बचकर नहीं जा सकता, और सिर्फ तभी बचा जा सकता है जब तक तुम इनक्रेडिबली पावरफुल ना हो। और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे जो कि ऐसा करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन जो टाइम का इफेक्ट है उनके सामने वो कुछ नहीं टिक पाए, एक भी लोग नहीं टिक पाए। और जितनी भी कॉप्सेस तुम्हें दिखाई देने में लगी हुई है ये उन्हीं लोगों की है जो कि फेल्ड हो चुके थे यहाँ तक पहुंचने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली ये कितनी ज्यादा बुरी बात है कि यहाँ पर इस बार तुम आ चुके हो और तुम भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे, और जल्दी यहाँ का जो टाइम है वो भी तुम्हें अफेक्ट करना चालू कर देगा, और उसके बाद तुम यहाँ पर पूरी बॉडी सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी और तुम भी मारे जाओगे अंत में आके। जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद शीशान पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होता है और कहने लगता है कि क्या, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो टाइम गॉड उसे एक्सप्लेन करते उससे बताता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि ये जो रियलमी है, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि इस रियलमी को लगता है देखकर कि अब ये डिस्ट्रॉय होने के अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। आफ्टर ऑल अंत में कितनी भी कोशिश करी मैंने बचाने की, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि एक दूसरी रियलमी के अंदर यहाँ पर एक ऐसा सुप्रीम बीइंग है जिसकी नजर तुम्हारे इस रियलमी यानी कि तुम्हारे इस जगह पर पड़ चुकी है, जो कि इस बैरियर के दूसरे पार है, और एक बैरियर है दो रियलमीज के बीच में, इसलिए वो उस बैरियर को अभी क्रॉस कर तो नहीं आ सकता। लेकिन अंत में आकर कई सारी कोशिश और कई सारे पावरफुल अटैक्स के कारण जो पास्ट का बैरियर है, काफी समय निकलने के बाद बैरियर की एनर्जी काफी कमजोर हो चुकी है और वो इस रिवर ऑफ टाइम के द ग्रेट डाओ का इस्तेमाल करके क्रॉस करने में कामयाब रह रहा है धीरे धीरे। और मैं इसके अटैक को काफी समय से झेलते हुए आने में लगा हूँ, लेकिन मेरी भी अब लिमिट पहुंच चुकी है और मैं भी इसे अब ज्यादा देर तक नहीं रोक के रख सकता, क्योंकि इस बंदे की जो इस सुप्रीम बीइंग की जो डाओ की इन्फ्लुएंस है, उसका जो इफेक्ट है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है और इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये मुझे भी इफेक्ट करने में लगा हुआ है। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो टाइम रिवर की जो टाइम रिवर है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसके कंट्रोल में हो जाएगी और सारे के सारे जो वर्ल्ड्स हैं वो इस बीइंग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। जिसको देखकर शीशान उससे पूछने लगता है कि जो बंदे की तुम बात कर रहे हो वो इस क्रैक के अंदर से बाहर आने वाला है क्या। और तभी वहां पर उस क्रैक में से बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती हैं, जिसको देखकर टाइम गॉड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जो बीइंग है वो क्रॉस करने वाला है, इस बाउंड्री को फिर से ट्राई कर रहा है क्रॉस करने की। और पता चलता है कि वो अपने हाथ को उस क्रैक के अंदर से अंदर डाल देता है। भाई इसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा है ना कि वो जो चींटी के सामान लगने में लगे होते वो दोनों के दोनों। लेकिन टाइम गॉड किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है और एक बैरियर बना देता है ताकि वो अंदर ना घुस पाए, और बताता है कि हर अटेम्प्ट को जब भी ये अटेम्प्ट करता है घुसने की, तब तब इसकी पावर बढ़ती जा रही है और हर बार इसकी पावर बढ़ने के कारण मैं इसे रोकने में धीरे धीरे करके मेरी पावर भी
खत्म होती जा रही है और मैं इसे रोकने में ज्यादा कामयाब नहीं रहने वाला। जिसको देखकर शीशान को काफी गुस्सा आती है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो टाइम गॉड उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रेकलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम यहाँ पर इसे नो चोट पहुंचाने में कामयाब रहोगे। तो इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे मारो या मैं उसे मारूं, ये वैसे ही पावरफुल है बहुत ज्यादा। लेकिन जब शीशान का पंच उस बीइंग को जोरदार तरीके से लगता है तो वो बीइंग को चोट लग जाती है और उसके वापस जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो बीइंग वापस से चला जाता है उस क्रैक के थ्रू। और जब ये बात टाइम गॉड को पता चलती है तो उसका मुंह शौक के मारे फटाका फटा रह जाता है। भाई हमारा एमसी शीशान तो टाइम के साथ भी खेल गया और शौक के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और मन ही मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि भले ही इस बंदे के पास कोई भी स्पेशल लूट मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अगर का ये बंदा बिना स्पेशल लूट के इतनी बड़ी धमाकेदार पावर को रिलीज कैसे कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी का इस्तेमाल किया है और इसको दिखकर ऐसा लगता है कि इसकी कोई भी एनर्जी खत्म नहीं हुई, ना ही ये थका हुआ दिखने में लगा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये ऑलरेडी उस डाव की स्टेज पर पहुंच चुका है और अपना कदम रख दिया है जहां पर इसे कोई भी नहीं हरा सकता। और तभी शीशन पीछे मुड़ता है और थम्स अप दिखाते उससे क्या लगता है कि देखा तुमने, ये कंप्लीटली यूजलेस है, मैं इसे हराने में किस तरीके से कामयाब रहा। लेकिन तभी हमारा टाइम गॉड भैया मस्ती मस्ती में और मजे मजे में हमारे एमसी की पंच मार देता है, जिसके कारण उस पहाड़ जैसी चीज जो भी पुल बना था वहां से हमारा एमसी गिर जाता है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि हे तुम ये सब क्या करने में लगी हो मेरे साथ। तो टाइम गॉड उसे बताता है कि ये जो रियलमी है अब वो सिर्फ तुम पर डिपेंड करती है, अब इस रियलमी को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। और इसी सरप्राइजिंग वाली बात के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर नए चैप्टर्स आते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। या इस सपोर्ट दिखाने के लिए आपको सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं। और प्यार दिखाने के लिए तो फिर समझ जाओ यार, बताने की वाली जरूरत नहीं होनी होती। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनारा एंड साइनिंग आउट। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।